हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एनई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पेपर को, जो आपका बिहार बोर्ड 2026 के बच्चे हैं, जिनका अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहा है। जो आपका फिजिक्स का पेपर 19 सितंबर 2025 को हुआ है, उसी का हम लोग देखेंगे एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव का आंसर और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को। तो हम लोगों का फिजिक्स पेपर में टोटल 8 चैप्टर से सवाल आया है, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छठा चैप्टर मैग्नेटिक इंडक्शन, सातवां चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट और आठवां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब सारे आपका चैप्टर है जिससे हाफ ईयरली एग्जाम में सवाल पूछा गया है। अब इसमें इस बार का जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल 113 क्वेश्चन है और 113 में से 80 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था और 25 आपका लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 8 आपका दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस था। इसमें से आपको टोटल जो बनाना था वो बनाना था 100 मार्क्स का, यानी इस बार आपको परीक्षा में टोटल 100 मार्क्स का लिखना था, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन और सब्जेक्टिव सेक्शन दोनों अलग अलग है। जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको 80 में से 50 बनाना था और जो आपका ये था 2 नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाने थे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बनाने थे। बिहार बोर्ड अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि आगे का परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। अभी हम लोग मान के चलेंगे कि पहले जिस तरह से बिहार बोर्ड परीक्षा ले रही है, सेम उसी तरह से परीक्षा आपका होगा 2026 में। देखते हैं बिहार बोर्ड अगर कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो फिर हम लोग देखेंगे उसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये अलग अलग चैप्टर्स का टॉपिक सब लिखा हुआ है कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। जैसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर मार्क्स और 5 नंबर मार्क्स के सवाल पूछा गया है। इसी तरह से आपका दूसरा नंबर चैप्टर का ये टॉपिक्स है जिससे सवाल पूछा गया है। इसी तरह से आपका तीसरा नंबर चैप्टर है जिससे आपका ये इन सारे टॉपिक से सवाल पूछा गया है। इसी तरह से चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, आपका ये छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर और ये 8वां चैप्टर है आपका। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलम मीटर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। इसमें से Q जो है वो है चार्ज आवेश और L जो है वो है आपका लेंथ। तो इसमें से चार्ज आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है और लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इसी प्रकार आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो हो जाएगा आपका कूलम मीटर। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल शुरू करते हैं और देखते हैं। पूछा है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर जो होती है वो क्या होता है आपका, वो एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर E इक्वल टू
हाफ सी बी स्क्वायर, यानी एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, सी भी स्क्वायर। और इसका कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, जैसे हाफ क्यू बी और ई इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और आप जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू होता है सी भी। तो इन तीनों में से जो आपका ऑप्शन है हाफ सी बी स्क्वायर वाला है, तो इसीलिए 2 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा हाफ सी बी स्क्वायर, यानी एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज हाफ सी बी स्क्वायर, यानी आवेशित चालक की ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ सी बी स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है, यानी कि संबंध Q इज इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है, यानी n का मान पूछा है संभव नहीं है, यानी Q इज इक्वल टू एनी में, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन ई देख लेते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q जो है ये आपका चार्ज है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N हमेशा जो होगा वो इंटीजर में होगा, N जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, इंटीजर में होगा। तो यहाँ जो आपका 4 है, 4 मान हो सकता है N का, 8 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। जो मान नहीं होगा N का Q इज इक्वल टू एनी में वो होगा 4.2। क्या होगा, 4.2 आंसर होगा, क्योंकि N यहाँ पे दशमलव में है। किसी भी जो वस्तु पे चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, Q के N मल्टीपल, यानी कि Q जो बराबर होगा वो N इज इक्वल टू E, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, मल्टीपल्स में होंगे, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा या दशमलव में या पूर्णांक में नहीं होगा। तो चार्ज का जो यानी कि Q इज इक्वल टू एनी में जो यहाँ पे N होगा वो 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, वो 4.2 नहीं हो सकता है। ये इस फॉर्मूला में N जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, ये आपको पता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इससे रिलेटेड आगे भी कुछ क्वेश्चंस है Q इज इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूला में, और आगे भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख लिए, अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, यानी विद्युत क्या है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और वो होता है ई डॉट ए। ई क्या है आपका और ए क्या है। फ्लक्स को हम लोग डिनोट क्या से करते हैं, हम लोग फाई से करते हैं। तो इसमें हम लोगों का जो ई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए जो है आपका वो है आपका एरिया। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप 2 मात्रक जानते हैं, एक जानते हैं आप लोग न्यूटन पर कूलम, और एक इसका यूनिट है आपका वोल्ट पर मीटर। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक क्या है मात्रक है, एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम, और दूसरा मात्रक है वोल्ट पर मीटर। एरिया का सभी बच्चों को पता है, एरिया का होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कि फ्लक्स का इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपका सही है। तो देखते हैं, तो इसमें से वोल्ट पर मीटर इनटू जो क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां में 1 मीटर इस मीटर से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो बचेगा वो बचेगा वोल्ट
वोल्ट मीटर। क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपका जो ऑप्शन है वो किस नंबर पे, किस में है? सी पे है, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जो आपको बोले कि 3 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग अभी पढ़े 3 नंबर क्वेश्चन जो क्या था, Q इक्वल टू एनी, इसी टॉपिक से वो है Q इक्वल टू एनी से, यानी कि यहाँ पे भी आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है, यानी Q दिया हुआ है। Q कितना है आपका? 8 कूलम है, यानी 8 कूलम। इसमें निकालना है आपको, क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब हो गया यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हम लोगों को। कितना? 8 कूलम में। आप जानते हैं जो Q इज इक्वल टू क्या होता है? N होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? N। और आपसे पूछा है N, आपको Q दिया हुआ है 8 कूलम, आपको E का मान पता है। जो होता है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें से हम लोग N इक्वल टू लिख सकते हैं N, तो क्या हो जाएगा? N इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q बाई E। तो आपको Q दिया हुआ है कितना? 8 कूलम, और E मान पता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यूनिट भी अगर देख ले तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये अब मैथ्स है। अब इसमें देख लीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 5 टाइम्स में क्या होगा आपका? 8 हो जाएगा। तो और ये जो है 10⁻⁻19 ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10⁻19। ठीक है, देखिए 5 इंटू 10⁻19 वो आपका ऑप्शन नंबर ए पे है। 5 इज इक्वल टू 10⁻19, यानी आपको पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N पूछा था। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू N और N इज इक्वल टू Q बाई E, और Q दिया हुआ था 8 कूलम, E हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको कैलकुलेट करके हम लोग लेके आए 5 इंटू 10⁻19, यानी कि 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज जो होगा वो कितना कूलम के बराबर होगा? आपका 8 कूलम के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पूछा है कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि आपसे पूछा है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सबसे पहला ही क्वेश्चन देखे थे हम लोग, जो पूछा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट। और इसी टॉपिक का ही एक क्वेश्चन और हो गया आपका, जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में है, जो पूछा है। इसमें आपको निकालना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है। तो हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू, दोनों डाइपोल के बीच का क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ। डाइपोल का लेंथ होता है दोनों डाइपोल के बीच का, यानी दोनों चार्ज के बीच का। जैसे बोला है कि 5 कूलम चार्ज के 2 बराबर का मतलब दोनों चार्ज जो है दोनों कितना करके है? 5-5 कूलम करके है। और विपरीत आवेश है,
विपरीत आवेश का मतलब हो गया एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है। अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। मानो 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज वाला और दूसरा चार्ज है 5 कूलम नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, यानी कि 5 कूलम, ठीक है, यानी कि क्या, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर, यानी इन दोनों के बीच का, यानी ये मान लीजिए प्लस क्यू और ये मान लीजिए माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन आपको ये सेंटीमीटर एसआई यूनिट में बदल करके मीटर में करना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर निकलेगा। तो आप बताइए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इंटू लेंथ। तो आपको चार्ज कितना दिया हुआ है, तो चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम, तो 5 कूलम इंटू लेंथ, लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ आपका कितना सेंटीमीटर दिया, 5। अब इसी को अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि अगर सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है, सेंटीमीटर में मान दिया हुआ है और आपको मीटर में जाना है तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो आपका जो लेंथ हो गया डायपोल का वो हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो 5 5 25, यानी 25 इंटू 10⁻⁻2। और हम लोगों का जो पहला सवाल था यूनिट ही पूछा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और देख लीजिए यहाँ पे भी कूलम इंटू मीटर, तो कूलम मीटर, यहाँ सी कैपिटल है, सी से कूलम, और एम आपका क्या है, मीटर है, तो यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻2 कूलम मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, यानी 25 गुना 10⁻⁻2 कूलम मीटर। यानी आपको क्या दिया हुआ था, 2 इक्वल चार्ज दिया हुआ था, और दोनों चार्ज जो था ऑपोजिट चार्ज था, एक प्लस चार्ज था तो एक माइनस चार्ज था, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितना थी, 5 सेंटीमीटर। और इसी से आपको निकालने बोला था द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम लोग अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायु में, यानी एयर में, वायु में 2 धन आवेशों के बीच क्या भरा गया है, पाराविद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, यानी कि ऑन inserting a dielectric substance between 2 positive charges kept in air, the value of repulsive force between them। यानी कि 2 चार्ज है आपका, ठीक है, और दोनों चार्ज जो बोला है क्या है कि दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। मानिए यहाँ पे प्लस क्यू एक चार्ज है और यहाँ पे एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या हो गया, 2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बीच में पहले जो था फील्ड था, क्या था, एयर फील्ड था। इनके बीच में पहले क्या था, पहले क्या था, एयर था। तो एयर था तो इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स मान लीजिए क्या था, फोर्स इन एयर। ठीक, फिर कहा गया कि इन दोनों चार्जों के बीच में, यानी इन दोनों पॉजिटिव चार्जों के बीच में, यानी इन दोनों क्या धन आवेशों के बीच में क्या रखा गया है, पाराविद्युत पदार्थ। पाराविद्युत पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यानी कि इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में क्या रखा गया है आपका, अभी रखा गया है आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम लोग क्या लिख देते हैं, मीडियम मान लेते हैं कुछ, या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो इसको हम लोग मान लेंगे मीडियम। यानी कि दोनों चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मीडियम। तो क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण
दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। आप जानते हैं कि जो सेम चार्ज होता है उनके बीच में रिपल्सन होता है और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो पूछा है इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है कि अगर हम लोग पहले दो चार्ज के बीच में अगर एयर था तो उसके रिपल्सिव फोर्स और उन्हीं दोनों के चार्ज के बीच में अगर हमने कोई मीडियम रख दिया, मीडियम का मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग भरे हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से इनके फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको K से डिनोट करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा एक से ज्यादा होता है, यानी K का मान जो होता है वो हमेशा एक से ज्यादा होता है। और हम लोग ये बात जानते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू होता है फोर्स इन एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। और K का मान हमेशा एक से अगर ज्यादा होगा तो अगर आप देखिए कि अगर मीडियम का जो मान होता है यानी कि रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे कि कोई मीडियम दे देंगे तो उस समय जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा, यानी कि जो फोर्स इन एयर होगा उसका क्या होगा? 1/K टाइम्स होगा, यानी कि K गुना उसका क्या हो जाएगा? कम होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका 1/K गुना कम होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान हमेशा एक से क्या है? ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा मान रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। और अगर यहाँ पे एक से कम मान देंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान होता है किसी भी मटेरियल या किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, तो वो होता है आपका एक से ज्यादा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा से भाग देंगे किसमें? रिपल्सिव फोर्स इन एयर में, तो हमारा जो रिपल्सिव फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो होगा दोनों चार्ज के बीच में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इसका मान अगर एक से ज्यादा है तो इसका मान इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का वायु में दो आवेशों के बीच पराविद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल यानी कि इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा या कोई बात होगा तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, यानी कि ये भी आपका कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जो पूछा गया है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विल बी। आपको दिया गया है क्या? बेलनाकार चालक, आवेशित बेलनाकार चालक यानी कि चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो मान लीजिए ये आपका चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, यानी कि क्या है? आवेशित बेलनाकार चालक है, यानी कि चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर है आपका। ठीक, इसका जो लेंथ है, कंडक्टर का जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ दिया है इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि इसका लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक, और पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा क्या है आपसे?
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहाँ पूछा है? तो पूछा है कि उससे कितना दूरी पर, आर दूरी पर। किससे? उसके एक्सिस से। मानिए उसका ये एक्सिस है और एक्सिस से कितना दूरी पर, यानी आर दूरी पर आपसे क्या पूछा है? ई। क्या पूछा है आपसे? ई पूछा है। यानी कि आपको दिया है चार्ज, ठीक है, चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया है, इनफाइनाइट लेंथ का दिया हुआ है और उसके एक्सिस से आर दूरी पर आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज सिलेंड्रिकल, ठीक है, इसमें ये जो आपका है समझ लीजिए ये गॉस लॉ जो है, यानी गॉस के नियम, ठीक है, वहीं से ये सवाल आया है आपका, गॉस के नियम से, और आप लोगों ने इसको क्लास में किया भी है। तो इसका अब आंसर होगा ई बराबर, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो ई बराबर होगा आपका, यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर का एक्सिस से आर दूरी पर ई का मान जो होगा वो ई इज इक्वल टू होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या होगा? बी नंबर, यानी कि ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें से ई आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद लैम्डा क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और आर जो है वो क्या है? लेंथ है परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपका ये गॉस लॉ से पूछा गया सवाल है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है, यानी कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज। ये भी आपका गॉस लॉ से रिलेटेड है। पिछला भी जो सवाल था वो भी आपका क्या था? गॉस लॉ से रिलेटेड था। इसमें आपको दिया है क्या कि क्या है? आविष्ट खोखले गोले, यानी कि चार्ज होलो स्फीयर दिया हुआ है। उसमें क्या था? इससे पहले वाले सवाल में था आपका क्या? सिलेंड्रिकल शेप था, यानी कि ये भी क्या था? चार्ज था। इसमें भी आपका क्या पूछा है? वही चार्ज होलो स्फीयर है। स्फीयर को हम लोग क्या है? चार्ज है, लेकिन क्या है? होलो स्फीयर है। होलो का मतलब खाली, यानी कि इस पे क्या होगा? आपका चार्ज होगा और क्या होगा? बीच में खाली होगा, यानी कि चार्ज होलो स्फीयर है। और इस चार्ज होलो स्फीयर का आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछा है? यानी विद्युतीय तीव्रता। लेकिन विद्युतीय तीव्रता कहाँ पूछा है? जैसे हम लोग इसका अलग अलग जगह पे विद्युतीय तीव्रता निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे हम लोग इनसाइड भी निकालते हैं, सरफेस पे भी निकालते हैं और आउटसाइड भी निकालते हैं। तो इसमें से जो आपका पूछा है वो पूछा है इनसाइड। कहाँ पूछा है? अंदर में, इनसाइड। तो इनसाइड में जो इसका, यानी कि इस होलो स्फीयर के इनसाइड में आपको मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इसी पी पॉइंट पे इनसाइड में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आप लोग इसको डिटेल्स में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। और इसके जो इनसाइड में, यानी कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है किसका? तो चार्ज होलो स्फीयर का, वो होता है 0, यानी 0 होता है। और आप कमेंट में लिखिए इसी स्फीयर का, यानी कि चार्ज होलो स्फीयर का। हम तो आपको भी बताए इनसाइड का, आप बताइए सरफेस पर। अगर यहां से इसका रेडियस कैपिटल आर लेते हैं, और इसी तरह से अगर आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड यहां से यहां तक पॉइंट पी पर, अगर इसको मान लीजिए आप
कुछ भी दूरी मान सकते हैं, स्मॉल आर भी मान सकते हैं या कैपिटल आर के टर्म में मानेंगे तो वो भी मान सकते हैं। ये दोनों का आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर पढ़ लिए जिसका क्या होता है, 0 होता है। और आपको बताना है कमेंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होलो स्फीयर का सरफेस पर कितना होता है और होलो स्फीयर के यानी कि मान लीजिए कैपिटल आर ही लेते हैं, कैपिटल आर दूरी जो क्या होगा आपका, या कैपिटल नहीं लीजिएगा तो स्मॉल आर ले लीजिए, क्योंकि अगर उसको कैपिटल आर मान लिए हैं तो इसको आप स्मॉल आर मान लीजिए, स्मॉल आर दूरी पर। तो ये दोनों आप क्या है कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा है वो पूछा है बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का मान, यानी कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विल बी। यानी आपको दिया क्या है, बिंदु आवेश, यानी कि क्या दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। और पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर, डिस्टेंस कितना है आपका, आर दूरी पर विभव का मान। विभव का मतलब क्या होता है, विभव का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में जो होता है वो है पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी बिंदु यानी कि आवेश जो है, यानी पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का मान बताना है, यानी कि वैल्यू बताना है पोटेंशियल का। कितना, किसका बताना है, तो पॉइंट चार्ज का बताना है, पॉइंट चार्ज का बताना है। और कितना दूरी पर, आर। तो आप बताइए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। और V बराबर क्या होता है, जल्दी आप कमेंट में लिखिए, V बराबर क्या होता है। तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो आपसे पूछा क्या है कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी। तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू R होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, या प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है यहाँ पे हम लोग, ठीक है, देखेंगे और रिलेटेड करेंगे कि V और R के बीच में क्या है रिलेशन, यानी कि R के अनुक्रमानुपाती या R के व्युत्क्रमानुपाती या R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती या R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप फॉर्मूला से देखकर बता सकते हैं कि क्या होता है। तो फॉर्मूला से आप बता सकते हैं कि जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K भी मान सकते हैं, K इज इक्वल टू Q बाई R स्क्वायर। और R और V का संबंध देखना है, ठीक है, R और V के बीच का संबंध देखना है। तो V जो होगा वो क्या होगा, 1/R का क्या होगा, 1/R बोल रहे हैं, ठीक है। V क्या होगा, 1/R का प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी 1/R होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, यानी कि डायरेक्टली, जो यानी कि क्या होगा, अगर जैसे कि डायरेक्टली लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बटे में नहीं लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना होता है तो हम लोग 1/R लिखते हैं, ठीक। यानी कि V और R के बीच में संबंध पूछा था, तो आप फॉर्मूला से डायरेक्ट दे सकते हैं कि V और R के बीच का जो संबंध है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। यानी कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन है R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो है
विभव प्रवणता बराबर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो dV बाई dx होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, dV बाई dx होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन होता है, तो E बराबर होता है माइनस dV बाई dx। ये आपका कॉपी में लिखा हुआ भी है और इसको समझाया भी गया था क्लास में, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dx होता है। ये उन दोनों का क्या है, रिलेशन, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का। आपसे पूछा था क्या, तो आपसे पूछा था, सिर्फ पूछा था पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है dV बाई dx होता है, ठीक। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है विद्युत क्षेत्र E में एक आवेशित कण Q पर लगने वाला बल का मान होता है, यानी द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हम लोग E बराबर क्या जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर वो जानते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा है, आपको यहाँ पे पूछा है फोर्स। तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फोर्स, तुमको मतलब आपको क्या पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है, ठीक। आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E है। यानी विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है और आवेशित कण Q है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में Q चार्ज है। अब पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज के में, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये Q चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, आपको फोर्स पूछा गया है। तो हम लोग E बराबर जानते हैं F बाई Q, और इसी से आप लिख सकते हैं F इक्वल टू Q इंटू E। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, और इसका आंसर होगा A नंबर, यानी कि क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E में एक आवेशित कण Q पर लगने वाला बल का मान होता है, तो F इज इक्वल टू Q E होता है। F यहाँ बल है, Q यहाँ पे चार्ज है, E यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो यानी कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्या होता है, Q होता है, और इसी से F इक्वल टू होता है Q इंटू E, यानी कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q इंटू E। तो ये हमारा 12 नंबर सवाल था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हम लोगों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। तो एक साथ टोटल 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए आपको 20-20 क्वेश्चन का सेट बना करके अलग अलग 4 वीडियो में दिया जाएगा। पहला वीडियो में आपका 1 से 20 तक होगा, दूसरा वीडियो में आपका 1 से 40 तक, इसी तरह 1 से 20 तक और 21 से 40 तक, इसी तरह से अलग अलग पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाया जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ और समझाना था, हम फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं, तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं, और आगे आप अपने दोस्तों को इसको बता भी सकते हैं कि
यहाँ आपको क्या है डिटेल्स में सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एस क्या है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल होगा। यानी इफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of x axis then the equipotential surface will be। आपको दिया गया है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में समरूप विद्युतीय क्षेत्र, और वो जो है वो किस दिशा में है, वो है आपका एक्स एक्सिस में, यानी कि along the direction of किस में है, एक्स एक्सिस में है। और पूछा है देन दी, तब क्या होगा, आपसे पूछा है इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी, क्या मतलब कि क्या होगा, यानी कि समविभव तल होगा। आपसे समविभव तल पूछा है, यानी आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एस क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है आपका एक्स एक्सिस में, और आपसे पूछा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दिया हुआ है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू दी किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या है आपका एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और आपसे पूछा है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव तल। तो समविभव तल हमेशा क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है, लंबवत होता है किसका, यानी कि आपका किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो इसमें अगर ये आपका एक्स डायरेक्शन में है, मान लीजिए इस तरह से हम लोग अगर ये आपका इधर बाहर है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं जनरली, इसको वाई एक्सिस लेते हैं और इसको जेड एक्सिस लेते हैं। आपको दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इस एक्स डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा, इस एक्स डायरेक्शन का परपेंडिकुलर सरफेस होगा, वो होगा जैसे एक्स इधर है तो परपेंडिकुलर सरफेस उसका ये होगा, यानी कि जेड और वाई के बीच का जो प्लेन होगा, यानी वाई और जेड के बीच का जो प्लेन होगा वही होगा, यानी कि इसमें जो आंसर है इसका बी होगा। तो ये बात को याद रखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र और समविभव तल का जो क्या होता है, सरफेस एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, क्योंकि ये एक्स में है और कौन सा सरफेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो वो होगा वाई जेड प्लेन, यानी कि वाई जेड तल पर, ठीक है। यानी बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है, बी इसका आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्वेश्चंस में क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पूछा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पूछा है वर्क डन, क्या पूछा है, वर्क डन, यानी कि कार्य पूछा है। तो कार्य कहाँ के लिए पूछा है, तो पूछा है रोटेटिंग। रोटेटिंग का मतलब घुमाना, यानी कि रोटेटिंग का मतलब क्या होगा, घुमाने में, ठीक है। किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका रोटेशन के बारे में। इसका आपको पूरा डिटेल्स
समझाया भी गया है क्लास में, और इसका आपको पूरा क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखाया भी गया है। तो देखिए, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है। ठीक, इसमें एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब आप जानते हैं, डाइपोल को बनाने के लिए मान लीजिए किसी भी हम थीटा एंगल पे ले लेते हैं, तो थीटा एंगल पे ले लेते हैं, मान लीजिए एक डाइपोल है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे इसका ये मान लीजिए सेंटर है, और ये यहाँ से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ये एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे हूँ। तो यहाँ आपको पूछा है, क्या पूछा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। आपको क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो वर्क डन पूछा है, तो इसमें पहले हम लोग जो वर्क डन का आंसर है, ऐसे तो आप जानते हैं कि वर्क डन आंसर भी सही है, जिस बच्चे ने बनाया है इसको क्या होगा, W इक्वल टू PE, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अब ये आया कैसे, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में या ऐसे भी बहुत सारे क्या हो गए, लोग डायरेक्ट बता करके निकल गए कि W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, वो होता है माइनस PE कॉस थीटा। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या होता है, PE क्या होता है, कॉस थीटा। अब अगर कोई डाइपोल रोटेट करेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पहले की कुछ स्थिति होगी, फिर रोटेट करने के बाद फिर बाद की स्थिति होगी। तो हम लोग दोनों कंडीशन में पहले देखते हैं कि पहले की स्थिति में उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, और रोटेट करने के बाद की स्थिति में इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। मान लीजिए कि हम लोग इनके पहले जो रोटेशन करने से पहले जो इनका पोटेंशियल एनर्जी है वो U1 है, और यानी कि इनिशियली, और बाद का जो है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, यानी इनिशियली U1 मान लेते हैं, और बाद का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, यानी कि जो रोटेशन हुआ उसके बाद का उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों, यानी कि पहले की स्थिति में इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था, फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया, वर्क डन किया, कार्य किया, यानी कि रोटेशन, यानी वर्क डन इन रोटेटिंग इन एनी डाइलेक्ट्रिक। अब रोटेशन के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर के कितना होगा, U2 हो गया। तो मान लीजिए अगर वो पहले θ1 में था, रोटेट करके वो कितना में चले गया, θ2 में चले गया, तो U1 बराबर होगा, अगर इसका हम लोग अलग अलग कंडीशन लेंगे, अगर डाइपोल जो है हमारा, डाइपोल जब क्या किया, रोटेट किया, रोटेट कहां से किया, मान लिए जैसे पहले के कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि θ1 से कहां तक रोटेट किया, θ2 तक, ठीक है, कहां से, θ1 से रोटेट किया कहां तक, θ2 तक। मान लीजिए पहले वो θ1 पे था और रोटेट करके कहां तक चले गया, θ2 तक रोटेट करके चले गया। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो हम लोगों को यहां लेना है जो θ1 है, θ1 वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि पहले जो ये था आपका डाइपोल वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, एक्सिस में। फिर ये क्या किया, थोड़ा रोटेट किया। तो मान लीजिए पहले जो था
यानी कि डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का θ1 वो होगा मानो 0 डिग्री। ठीक, और ये रोटेट करके बोले जो θ2 में चले गया रोटेट करने के बाद, तो θ2 बराबर हो जाएगा आपका कितना डिग्री। तो अगर वो θ डिग्री रोटेट किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, θ। और आप ये जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो W बराबर क्या होगा आपका फाइनल किसको माने हम लोग, U2 को, तो U2 माइनस U1। ठीक है, तो अब देखिए U का मान हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, माइनस PE कॉस थीटा। तो इसमें आप देख लीजिए दोनों का मान पहले अलग अलग से लिख लीजिए, फिर उसके बाद कॉमन आएगा तो इसका लिख सकते हैं क्या, माइनस PE कॉस, देखिए यहां 2 है तो θ2 लेना है, तो क्या हो जाएगा, θ2 में हम लोग क्या माने हैं, थीटा, और फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर बीच में क्या है, माइनस है। ठीक, और फिर क्या होता है, माइनस PE कॉस 0 डिग्री। कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, आपको कॉस 0 डिग्री का मान पता है, तो इसमें से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस PE कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस PE। ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना हो जाता है 0 डिग्री में, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री में कितना हो जाता है आपका 1। क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो PE को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो PE ही बचेगा। इस दोनों में कॉमन क्या है, PE, तो PE को कॉमन लीजिए, PE कॉमन ले लिए, अंदर बचा आपका माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, +1 को पहले लिख देंगे और माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख सकते हैं। तो देखिए PE अंदर में क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग पहले लिख सकते हैं और माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारा यहां आ भी गया जो हम लोग पहले लिखे थे वर्क डन के लिए, क्या, वही W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप चाहे तो यहां नहीं मान लिख करके, यहां ये थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा ये लग रहा है कि ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, ज्यादा ये हो गया, तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट एक बार बना करके दिखा देते हैं आपको। अगर उसमें समझ में आ गया तो आप उसको, अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू U2, U हम लोग कैपिटल लिए हैं तो कैपिटल लिख रहे हैं, U2 माइनस U1। ठीक है, इन दोनों में देखिए माइनस P दोनों में है, तो डायरेक्ट दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी माइनस PE, और अंदर बच जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस कॉस 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, माइनस PE, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रह जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। फिर इस माइनस को अगर हम लोग अंदर लेके जाते हैं, देखिए ये बाहर में माइनस है और एक माइनस अंदर है, इस माइनस को अगर हम लोग अंदर लेके जाते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये अंदर चले जाएगा तो ये बचेगा PE। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में है तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो फिर वही है कि माइनस
कॉस थीटा प्लस 1, फिर इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे और अरेंज करेंगे तो फिर वही आएगा PE1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम आपको दोनों तरह से कैलकुलेशन करके दिखा दिए, देख लीजिए इसमें से जो आपको आसान लगे। ठीक है, हम इसको इसलिए डिटेल समझा रहे हैं क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव को इस तरह से करें कि आपको ऑब्जेक्टिव रटना ना पड़े। अगर यहाँ पे मान दे दे या मान चेंज कर दे तो उसको आप क्या कर सके, अगर आप डिटेल्स में समझे हुए रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, आप सही से बना सकते हैं। या तो फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव भी रट के जाएंगे, सही से उसको नहीं बनाएंगे, तो संभावना ये भी हो सकता है कि मान बदल दे तो आप क्या कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं अगर मान बदल दे तो ये है, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में लेके गए। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं, क्या है क्वेश्चन। पूछा है कि ऑन द सरफेस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, यानी कि वही रेडियस का यहाँ प्लूरल है, रेडियाई। ठीक है, क्या क्या है, R1 एंड R2 द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल और द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस इज, यानी आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। क्या पूछा है, विद्युत क्या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक है, किसका किसका पूछा है, आपका रेशियो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आपको दिया क्या है ऑन द सरफेस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर, यानी आपको दो स्फेरिकल कंडक्टर दिया है जिसमें से एक कंडक्टर का रेडियस R1 है और दूसरा क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस R2 है। और द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि सरफेस डेंसिटी जो है चार्ज का वो क्या है, इक्वल है। यानी R1 और R त्रिज्या वाले दो आपको क्या दिया, चालक गोले दिए हुए हैं और उसके पृष्ठ पर जो है वो क्या है, जो पृष्ठ घनत्व है जो है वो क्या है, आवेश के पृष्ठ घनत्व वो क्या है, समान है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिग्मा, इसको डिनोट करते हैं किसको हम लोग, इसको सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसी तरह से लीनियर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ चार्ज भी है। इस तरह से हम लोग और भी पढ़े हैं, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ चार्ज भी पढ़े हैं। तो ये तीनों से सवाल आता है। ठीक, तो यहाँ सवाल जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, आप क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताइए E बराबर क्या होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जल्दी लिखिए, फिर अभी तो हम बताएंगे लेकिन आप हमसे पहले बता दीजिए। तो इसका होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इसमें क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि दोनों स्फेरिकल कंडक्टर का जो एक का रेडियस R1 है लेकिन एक का रेडियस R2 है, लेकिन इसमें आपको एक चीज दिया हुआ है कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो समान है। मान लीजिए जिसका रेडियस R1 है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और जिसका रेडियस R2 है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। और कंडीशन दिया है कि सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 का।
कंडीशन ये दिया हुआ है और आपको पूछा है कि क्या इनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं, तो इसका मतलब बता दीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, तो E1 का हो जाएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा E2 का बताइए, तो सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बताइए, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पूछा है रेशियो, ठीक, रेशियो पूछा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो लिखिए E1 बाय E2, तो E1 का मान है सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान है सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको अगर आप काटिएगा, ये क्या है, इसको नीचे लाइए, इसको ऊपर लेके जाइए, अगर इसको आप क्या कीजिएगा, काटिएगा, तो देखते हैं क्या होता है। आप एक बात जानते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, तो इसका मतलब है अगर दोनों को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिग्मा ही मान लेते हैं, क्योंकि बराबर है तो सिग्मा मान लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 के बदले में सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ था तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये सिग्मा के बदले में क्या हो जाएगा, सिग्मा ही हो जाएगा, और ये सिग्मा, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और दोनों कट जाएगा और आंसर आएगा 1 बाय 1। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अनुपात होगा, यानी E1 बाय E2 इज इक्वल टू हो गया 1 बाय 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं E1 अनुपात E2 का होगा 1:1, यानी इसका आंसर होगा D। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियस पे डिपेंड किया ही नहीं, किसका, उस स्फेरिकल कंडक्टर का। तो यहां से आपको घुमाने के लिए, ठीक है, R1 R2 दे दिया है। ये डिपेंड करता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है आपका किस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान तो समान ही रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, ना कि रेडियस पर। ठीक है, तो अब किसी भी रेडियस का भी अगर सिलेंडर हो, लेकिन अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि आपको सिग्मा जो है, जिससे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, अगर वो बराबर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, और 1:1 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यानी यहां पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया किसका, रेडियस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक क्या किया गया है, त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट potential difference energy gained by electron will be। ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, 5 वोल्ट विभवांतर तक क्या किया गया, त्वरित किया गया, और इलेक्ट्रॉन में आपको ऊर्जा पूछा है। तो एनर्जी पूछा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 5 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, आपको एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला होता है U बराबर Q इंटू V। U क्या है आपका, एनर्जी है, कहीं पे E से डिनोट करते हैं एनर्जी को, और कहीं पे U से डिनोट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, आप U से भी कर सकते हैं, E से भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो U बराबर Q इंटू V। Q क्या है आपका? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। और V क्या है आपका? V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विभवांतर। ठीक है, क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक, तो आपसे क्या पूछा? U, तो बताइए कितना है? तो इस बताइए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? E से। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे डिनोट करते हैं? E से। और आपका ये जो दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी भी कैपिटल है यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है? ये सवाल पूछा गया भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो ये है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या था? एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में E = 0। ठीक है, और पूछा है तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं। बोला गया है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E का मतलब क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑफ इंटेंसिटी। क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 0 है। ठीक, द पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है? तो V है। ठीक है, विल वेरी विथ डिस्टेंस RS। यानी पूछा है कि E अगर 0 है, ठीक है, तो तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ संबंध, यानी विभव V का दूरी के साथ संबंध हम लोगों को बताना है। V और R के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। E = हम बताए थे, E = -dV/dr होता है। E = क्या होता है? -dV/ क्या होता है? dr। और यहां पे आपको E दिया हुआ है। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कितना है? 0 है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है आपका? 0 है। तो अगर यहां पे हम लोग 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा? -dV/dr। ठीक, -dV/dr हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, इसका मतलब हो गया कि अगर E 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल भी मस्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ये जो V होगा ये मस्ट भी कांस्टेंट होगा, और जो R होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। V का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और R का मान क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। यानी V क्या होगा? कांस्टेंट होगा और R पर निर्भर नहीं करेगा। V तो क्या होगा? कांस्टेंट, और दैट मीन्स क्या हो जाता है? डज नॉट डिपेंड ऑन R। ठीक है, R पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है,
किस कंडीशन में? जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 होगा, तब भी यानी पोटेंशियल का और डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा वो होगा आपका भी कांस्टेंट और आर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा? 17 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी क्लोज टू अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी दो चार्ज है और दोनों चार्ज क्या है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन, और दोनों चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मानिए यहां एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। कहा यह जा रहा है कि दोनों को अधिक पास लाया गया। मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन को पास लाया गया, अधिक, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, पहले दूर था, अब दोनों को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। पास मतलब करीब में कर दिया गया। ठीक है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब कि आपको पूछा है कि ये जो सिस्टम है, यानी इसी को आप क्या कह सकते हैं, निकाय। निकाय मतलब सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आप जानते हैं कि दोनों सेम नेचर का चार्ज है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो सेम नेचर का चार्ज है। और आप जानते हैं कि सेम नेचर का जो चार्ज होता है, हम अभी पहले भी बताए, तो सेम नेचर का चार्ज के अंदर क्या गुण होता है, रिपल्सन का गुण होता है। अब अगर कहीं पे रिपल्सन के विरुद्ध अगर आप कार्य कीजिएगा, जैसे मानिए इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के करीब लेके जाइएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क इसमें क्या होगा, जाकर के जमा होगा, और जमा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को करीब लाया जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा इसको करीब में लाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा वो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहां जाके जमा हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा कि जो इसका क्या होगा मान, वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम का, यानी कि जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा वो बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपको वर्क करना पड़ा। ठीक है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और इसको हम लोग चर्चा कर लिए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को आप बताइए कहां पे हम लोग चर्चा किए। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग चर्चा किए वो किए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, और यहां पे हम आपको बता दिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो है यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी। 19 नंबर सवाल में पूछा है, क्या पूछा है, देख लीजिए, पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी शॉर्ट में लिखते हैं द्वारा क्या है, मापा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्ट ईवी मेजर, तो किस को, आवेश को, विभवांतर, धारा या ऊर्जा को। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऊर्जा, एनर्जी। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, और यहाँ पे डिटेल्स नहीं देखेंगे इसका डिटेल, क्योंकि इसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा ही क्या था, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, पूछा क्या था, एनर्जी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था वो यूनिट ऑफ एनर्जी था। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे और नहीं डिटेल्स देखेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तब डायमेंशन या तो किसी बच्चे को तो याद होता है, या अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो उनको कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, यानी कि विद्युत धारिता का। तो हम लोग देखेंगे विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सी से,
और C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। इसको हम एक जगह लिख भी चुके हैं। अगर आपको याद होगा कि हमने कहाँ लिखा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड बात को लिखे थे। हम लोग लिखे थे यहां पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, C इंटू V। और अभी जो लिख रहे हैं इसी से देखिए C इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। और अभी हम लोग क्या लिखे, C इज इक्वल टू Q बाई V। क्या लिखिए, देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V, वहां लिखा हुआ था क्या, अब बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C बराबर क्या हो गया, Q बाई V, चार्ज बाय क्या हो गया, पोटेंशियल। अब आप चार्ज बराबर जानते हैं, Q बराबर जानते हैं करंट I इंटू टी, यानी करंट इंटू क्या होता है, टाइम। तो आप बताइए Q का क्या, Q का बताइए आप, Q का डायमेंशन बता सकते हैं, I का डायमेंशन जो सिंबल लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, करंट का लिखते हैं A, और टाइम का जो डायमेंशनल सिंबल लिखते हैं वो लिखते हैं T। Q का तो हो गया। अब हम लोगों को किसका बताना है, V का। अब बताइए V कहां से आ गया। अगर आपको V का अगर निकालना है तो आप जानते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो V बराबर क्या होगा, वर्क बाय चार्ज, और वर्क का आप जानते हैं, कम से कम आपको तो वर्क का क्या होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए। और चार्ज का आप अभी लिखे A इंटू टी। तो बताइए जो वर्क का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो वर्क का डायमेंशन होता है M L स्क्वायर। ठीक है, तो T पर पावर क्या होता है बताइए, यानी कि वर्क बराबर होता है Q इंटू V, और V इक्वल टू हो गया क्या, W बाय, यानी वर्क बाय चार्ज। वर्क का होता है M, L पर क्या होता है स्क्वायर, और T पर क्या होता है पावर -2 होता है। और आप चार्ज का जानते हैं, चार्ज का क्या अभी लिखे A T। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस वाले चार्ज का जो ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M L स्क्वायर, T यहाँ एक ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा T पर पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो A पर पावर हो जाएगा -1। ठीक, तो हम लोग को पूछा गया था C का, तो हम लोग Q का भी निकाल लिए और V का भी निकाल लिए। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं, दोनों का डायमेंशन। तो C में हम लोग दोनों का क्या है, तो Q बाई V। तो Q का डायमेंशन क्या है, तो Q का डायमेंशन हम लोग पहले लिख चुके हैं A इंटू टी, और V का बताना है तो V का यहां लिख चुके हैं, वो होगा M L स्क्वायर, T पर पावर -3 और A पर पावर -1। अब इन सभी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A T M इंटू कर दीजिए, मान लीजिए अभी, ठीक है, M, ठीक, L। तो इसमें से आप देख लीजिए यहाँ पे जिसका पावर प्लस में है वो ऊपर जाने से माइनस हो जाएगा, और जिसका पावर माइनस है उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए ये लिख सकते हैं कि M पर पावर -1, L पर पावर -2, T पर पावर +3 हो जाएगा। अब A पर पावर A प्लस में आ जाएगा, क्यों, जो अगर हम लोग हर से इसको ऊपर ले जाकर के अंश में लिखेंगे तो इसका पावर जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस वाला होगा वो माइनस हो जाता है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग पहले MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले MLT को सॉल्व करते हैं। तो इसमें से M देखिए, M क्या है, तो M पर पावर -1, L पर पावर क्या है, तो L पर पावर
-2। टी पर पावर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे टी पर पावर कितना है, 3 है, और यहाँ पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो टी पर पावर कितना हो गया, 4। ठीक, यहाँ ए पर पावर 1 और यहाँ ए पर पावर 1 मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, ए पर पावर 2, यानी m पर पावर -1 यानी m-1 l -2 t पर पावर 4 और a पर पावर 2। ऐसा देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये है कहाँ पे, b पे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट याद है तो कोई बात नहीं है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है डायमेंशन कैसे लिखा जाता है तो उसको जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक है उसको एक बार देखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश किए हैं आपको समझाने का कि थोड़ा सा आसान हो जाए आपको डायमेंशन लिखना। तो इसमें यही है, पूछा था आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, तो सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिखे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, C = Q/V। फिर हम लोग देखे Q क्या होता है, तो चार्ज Q, तो Q बराबर होता है I × T। फिर I का क्या है, तो I को बोलते हैं करंट, तो करंट का हो गया A, और T को बोलते हैं समय, समय का हो जाता है डायमेंशन T। तो इसीलिए आवेश का यानी कि चार्ज का जो हो जाता है वो हो जाता है AT। फिर इसी तरह से हमको V का निकालना था, ठीक है, तो V बराबर होता है, तो वो होता है W/Q। इसमें से वर्क का लिखे, फिर चार्ज का लिखे, फिर इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग Q का और V का पूरा लिखे और उसको सॉल्व करके ये आंसर आया। अगर किसी को डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, वो उसको क्या कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में बना के आगे निकल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, ये हम सीखने के लिए बताए, नहीं तो अगर किसी को याद है, अगर बनाने आता है तो वो बहुत जल्दी बना करके निकल जाएंगे। लेकिन हमको बच्चों को समझाना था, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो क्या किए, समझाने का कोशिश किए। अगर जो बच्चा नहीं जानता है तो उनको भी दिक्कत ना हो। ठीक, हम लोगों का ये जो क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका हुआ फिजिक्स का, उसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग 1 से 20 नंबर तक के क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे और सॉल्व किए। हम कोशिश किए कि आप लोगों को समझ में आए। अगर किन्हीं को कहीं नहीं समझ में आया या कोई बात कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और इसका फिर हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के हम लोग 40 तक सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा डिटेल्स में देखने से समय लगता है, एक साथ सभी क्वेश्चंस को देखना क्या होगा कि लॉन्ग टाइम हो जाएगा, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे शायद, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट देखना रहता है। तो इसीलिए इस पार्ट को हम लोग ये करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कल लेकर के आएंगे, नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। आप हम लोग से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। 2026 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है। आपके पास अभी जो भी समय बचा है उसको आप पढ़ाई पे ही लगाइए। तो आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो इसका परिणाम आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने भी यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखा है उनका धन्यवाद। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।